दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्री 2022 के जितने भी संविधान के क्वेश्चन हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, न कि इसके लिए क्या है, संयुक्त बैठक की कोई उपबंध नहीं है, मतलब कोई अपेक्षा इसमें संयुक्त बैठक की नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश वाला, ये गलत है। ठीक है। राष्ट्रपति जी को मतलब एक बार ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी का सिफारिश मतलब क्या किया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, हस्ताक्षर लिए जाते हैं, ना कि पहले। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अनुमति दें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और संविधान संशोधन बैठक के लिए तो क्या हो सकता है, कोई संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का इसमें कोई उपबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या है? बी, 1, 2 और 3। ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत निकला, 3 ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। संविधान संशोधन की क्रियाविधि आर्टिकल 368 में लिखी हुई है। ठीक है। इस संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जाता है जब विधेयक प्रत्येक सदन में मतदान के साथ उस सदन की कुल सदस्यता के विशेष बहुमत से पारित हो जाए। ठीक है। संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा। 1971 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया था। 1971 मतलब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल। ठीक है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है और दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त सत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे वर्गीकरण का ऑथेंटिसिटी कहीं पे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 4 प्रकार के मंत्री होंगे। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट गलत हो जाता है। सेकंड सही है कि मंत्रियों की कुल संख्या जितने भी लोकसभा मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं, सांसद सदस्य, उनके कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ना बेटा, अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत नहीं करता है। हम इंग्लैंड से इस वर्गीकरण का पालन करते हैं। ठीक है। इंग्लैंड में था तो एज इट इज भारत में भी लागू हो गया। फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि एक मंत्री को क्या कर दिया जाता है, एक से अधिक प्रभार दे दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, सेकंड है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना और थर्ड है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो अगर हम अनन्य शक्ति के बारे में बात करें तो अनन्य शक्ति क्या होती है? जो उसके पास एक यूनिक पावर है। किससे हटके यूनिक पावर है? राज्यसभा से हटके। ठीक है।
तो आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा राज्यसभा कोई भी कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ठीक है, तो ये है लोकसभा के पास यूनिक पावर, मंत्रिपरिषदों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पारित होता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो इसके लिए प्रथम सदन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का उपबंध करता है। इसके जारी होने के 1 महीने के भीतर आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक निम्नलिखित अनिवार्यता है कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश क्यों किया जाता है? जो करंट में जिस की सरकार चल रही है, ठीक है, सरकार गिराने के लिए, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उनको भंग करने के लिए उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर ये संसद में पारित हो जाता है तो जितने भी प्रधानमंत्री सहित जितना भी मंत्रिपरिषद रहता है सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। जिससे अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मेन प्रूफ ये होता है कि जो करंट सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल ही अपने सरकार का गठन करती है, ठीक है, निर्माण करती है। इसे व्यक्तिगत मंत्रियों या निजी सदस्यों के बजाय प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। जब लोकसभा में पेश किया जाता है तो इसे कम से कम 50 सदस्य, मतलब पेश करने के लिए ही 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून कब आया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी दल बदल का मामला विनिश्चित करने। दल बदल कानून का ये सबसे बड़ी कमी थी कि इसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि इस आपको इतने समय तक अपना निर्णय सुनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसे करने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आप अगर कूट वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पॉइंट में लूप होल दिया हुआ है जो आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून के बारे में देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई सदस्य है तो वो संसद का सत्र अगर जनवरी में शुरू हुआ है, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून से पहले वो अगर किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो क्या है यहाँ पे 6 महीने की समाप्ति के बाद नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर वो शामिल होता है तो फिर वो दल बदल का क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा दल बदल कानून का। और अगर 6 महीने के भीतर होता है तो फिर क्या दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। दल बदल से प्रभावित होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ये भी एक क्योंकि पीठासीन अधिकारी भी किसी राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये अधिकार अगर पीठासीन अधिकारी को दिया गया है तो ये भी एक इसकी कमी है, ठीक है। कानून के अनुसार पीठासीन अधिकारियों के पास अयोग्यता की याचिका पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कब हुआ था? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था 10वीं अनुसूची में।
अगला है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो जैसे यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि जो महान्यायवादी हैं और भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। उनको भाग लेने की अनुमति नहीं है, वह जा सकते हैं पर मतदान नहीं दे सकते, और मतदान के बिना भाग लेना कोई मतलब औचित्य नहीं है। ठीक है, भाग नहीं लेते हैं वो लोग, बस सदन में बैठ सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का मतदान या मत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, उसको त्याग पत्र देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, भारत का महान्यायवादी के बारे में देखते हैं हम। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, ठीक है, 76(1) में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया हुआ है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के पद हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। महान्यायवादी को सदन की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। तो भाग लेना बिना मतदान के क्या है, औचित्य नहीं है भाग लेने का। ठीक है, बस बोलना, अपना मत रख सकते हैं। वह सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसे वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं। 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, पद तक धारण करे रहता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। अतः महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता है। और रही महाधिवक्ता की बात, तो महाधिवक्ता संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये स्टेट क्या होते हैं, ये भी विधि अधिकारी होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर स्टेट के लेवल पे होते हैं। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ठीक है, कोई प्राइवेट संगठन है, अगर उसको कोई सरकारी कार्य नहीं सौंपा गया हो तो उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, ठीक है, लोक प्रवण व्यक्ति मतलब कहाँ गया, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा या को वारंटो रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं दिया जाता है उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अगर किसी प्राइवेट संगठन को सरकारी काम सौंपा जाता है तब फिर सरकार क्या कर सकती है, उनको परमादेश जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकती है। ठीक है, सरकार रीट तो न्यायालय ही जारी करते हैं। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। सरकारी कंपनियों के खिलाफ परमादेश हो सकता है कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा या को वारंटो रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में संवेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 1 और 3 हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसी भी रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की। उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित हो जाता है। सही को पूछा है। ठीक है, लोकसभा के कार्य पद्धति,
और कार्य संचालन के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उसी तारीख को होगा जो अध्यक्ष निर्धारित करे। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो अध्यक्ष निर्धारित करेगा उसी तारीख को क्या होगा, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। उपाध्यक्ष का निर्वाचन शासक दल से ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की। उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है। ये भी सही है, ठीक है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होगा। सुस्थापित पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होगा। प्रधानमंत्री ने जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अध्यक्ष के समान उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद उसका अध्यक्ष के चुनाव के बाद उसका चुनाव होता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जब भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो लोकसभा रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य के चुनाव करती है। 10वीं लोकसभा तक और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से होते थे। 11वीं लोकसभा के बाद ये चेंज कर दिया गया था, ठीक है। सत्ताधारी दल से 11वीं लोकसभा के बाद यह आम सहमति रही कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से आएगा तो उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल को ही जाता है, ठीक है। 10वीं लोकसभा तक ये था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों शासक दल से आते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद क्या कर दिया गया, अगर अध्यक्ष शासक दल से आ रहा है तो उपाध्यक्ष क्या होगा, विपक्षी दल से आएगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद के रिक्त होने पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और जब वो अध्यक्ष के बिहाफ में कार्य करेगा तो उसकी शक्तियां वही होंगी जो अध्यक्ष की होती हैं। तो आज ये 7 ही क्वेश्चन आए थे 2022 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब।